पहले थोड़ा बेसिक बता दीजिए, मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा कोई बात नहीं, सबको समझ में आएगा। आप इसका वीडियो देख लीजिएगा, आसान आसान ही है केमिकल बॉन्डिंग का। अभी हम टॉप लेवल पे नहीं चले जाएंगे, हम आराम से ओके। चलेंगे। देखिए 2009 में जो सवाल पूछा था इस चैप्टर से, पूछा था डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन कीजिए, ये सवाल पूछा था। तो अगर आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या। तो बेसिकली बेसिक अगर मैं बताऊं, बॉन्डिंग होता क्या है। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब दो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच का जो, आप कह सकते हैं एक सिस्टम, इसको बॉन्ड कहते हैं। बट केमिस्ट्री की भाषा में इमोशन, ये सिंपैथी नहीं चलेगा। केमिस्ट्री की भाषा में जब एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड जो बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब या तो दो ऐसे आयन सामने आए, जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो दूसरा ले रहा हो, तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। या तो कुछ ऐसा हो कि कंप्लीट ट्रांसफर ना हो के शेयरिंग हो, मतलब कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी के पास रहेगा, लेकिन अगला वाला भी उसके इलेक्ट्रॉन को अपने में गिनती कर ले। इस तरह का जो शेयर होता है, साझेदारी होती है, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जिसमें बहुत ही फेमस है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें आप पढ़ेंगे। तो जो 2009 का सवाल है आपका, वो डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्डिंग पे कई बार सवाल पूछ चुका है, काफी इजी पोर्शन में पूछता रहता है। इस पोर्शन में पाएंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो मेन डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds the cation and anion together। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को अगर डिफाइन करेंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और क्या है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, जो होल्ड करता है कैटायन को और एनायन को टुगेदर, आपस में बांधने का। ये चैप्टर 4 है आपका, है ना। चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें अगला था 2013 में, फिर सवाल इससे पूछा था। आप पैटर्न देखिएगा इस चैप्टर का। 2009 में सवाल पूछ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और 2013 में सवाल पूछ रहा है कि राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब देखिए दोनों में इसने वर्डिंग का हेर फेर कर दिया है। पहले वाले में तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, और वो कुछ और नहीं, आयनिक आयनिक बॉन्ड ही होता है। और ठीक उसके 4 साल बाद जो ये सवाल पूछ रहा है, वो आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो, मतलब प्रॉपर 3 डायमेंशनल शेप में आपको मिलेगा। और ये हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे नेचर का। इनका आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना। ये सारी चीजें अल्कोहल वगैरह में नहीं होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये मोल्टेन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी जो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में, ये बहुतों को याद भी होगा, लेकिन बहुतों को नहीं भी याद होगा। खैर नहीं, 2006 में हम आते हैं यहाँ पर। 2006 में जो सवाल पूछा है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड लैटिस एनर्जी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए 2009 से पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है, मतलब 2006 में पूछ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, 2009 में पूछ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और 2013 में इसी बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है। तो 2006 से लेकर 2013 तक के पैटर्न में बीच का कुछ साल गैप कर दे, भले कर दे, मतलब एक हॉट स्पॉट ये है जहां से सवाल आने के चांस होते हैं, और बहुत ही आसान है। तो अभी आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, तो भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपने ऊपर डेफिनेशन देखा, या तो आप लिख सकते हैं कि जो बनता है, कैसे बनता है जी, तो वो बनता है आपका किस वे में बनेगा। तो जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम से कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब कंप्लीटली ट्रांसफर होगा दूसरे एटम पर, तो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आपस में मिलकर जो है जो बॉन्ड क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं,
लिथियम ये जो नंबर एटॉमिक नंबर वो 3 है, तो इसको ब्रेक करेंगे 2 और 1 हो गया। और फ्लोरीन का 2 और 7 है यहाँ पर। अब लिथियम का चक्कर ये है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई लिथियम चाहता है कि इसके जो दूसरा सेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, पढ़ेंगे चैप्टर में 8 हर कोई पूरा करना चाहता है, लेकिन कौन अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ऐसी स्थिति में लिथियम कहता है कि चलो भाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दान दे देंगे, जाओ, जिसको यूज में आ जाए। फ्लोरीन लाइन में खड़ा हो जाता है, कहता है कि हमें ही दे दो भाई, देखो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ठीक है आपकी तरह जैसे के सेल में था, और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो लिथियम कहता है ठीक है, हमें तो वैसे ही लोगों को एक देना था जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, आप ले लो। तो इस स्थिति में दोनों ही सेटिस्फाइड एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर एक चार्ज डेवलप होता है, प्लस चार्ज, जो ये बताता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया है। और मजे की बात है, दान देने के बाद बड़े खुश है, ये स्टेबल है ये। हाँ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद बड़ा खुश है, ये स्टेबल में एकदम है। उसी तरीके से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल है, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, 2 और 8 हो गया। तो ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरीके के इलेक्ट्रॉन का सेटअप है, उसके हिसाब से स्टेबल या अनस्टेबल बोलेंगे, है नहीं। आप देखिए इसने एक सवाल और बोला था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, सुटेबल एग्जांपल के साथ बताइए। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर कि व्हेन अ क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। क्रिस्टल सॉलिड होता है जबकि क्रिस्टल बनता है, लेकिन कैसे, तो इनके गैसियस स्टेट से जो भी इसमें मिले रहेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और इसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखिए ये अपना Na+ है, ध्यान सुनना, और ये अपना Cl- है, देख रहे हो जी लिखा हुआ, गैसियस है। अब ये दोनों मिला, मिलने के बाद यहाँ NaCl पहले गैसियस बनेगा, एक स्टेप खा गया ये, देन आफ्टर NaCl फिर सॉलिड का बनेगा, बट डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो अब आप समझिए कि जब केमिस्ट्री में अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में जाता है तो एनर्जी कम जाता है। जब अनस्टेबल होता है तो आदमी संघर्ष के दौरान, मुसीबत के टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास होता है, और जब वो स्टेबल हो जाता है तो उसके पास उतनी एनर्जी की जरूरत वैसा एक्स्ट्रा नहीं होता है। देखते हैं जब आदमी जो है जॉब के लिए तैयारी करता है तो यहाँ जाना वहां दौड़ना, फिजिकल के लिए है, दौड़ लगाना है, ये करना है वो करना है, कितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी केस में होता है। लेकिन मस्त जब जॉब वॉब लग जाता है, बढ़िया पैसा कमाने लग जाता है, तो पैसा भी देगा तब भी वो दौड़ने के लिए नहीं जाएगा, कहेगा हम नहीं जाएंगे दौड़ने के लिए। मस्त एसी वाली गाड़ी में बैठेगा, घर में एसी लगाएगा, बिंदास तरीके से रहेगा। वो एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम क्या बोलते हैं उसके, जॉब से पहले तो लोकल ट्रेन में चले जाएगा, भीड़ भाड़ में चले जाएगा, बस एक बार जॉब हो जाए, और जॉब होने के बाद जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो वैसे ही अनस्टेबल जब होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, और स्टेबल होता है तो एनर्जी कम जाता है। तो जब अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो वही लैटिस एनर्जी में बोलता है कि जब गैसियस स्टेट के इसके जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी इनके पार्ट्स हैं, जब वो मिलके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज की जाती है, दैट एनर्जी जो नोन है लैटिस एनर्जी। और इसका मेजरमेंट जो है हम लोग किलो जूल पर मोल में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिलीज होगा एनर्जी तो माइनस में दिखाएगा, 788.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल बनने में, NaCl बनने में जो यहाँ एनर्जी लिबरेट हुआ है, रिलीज हुआ है, वो 788.5 किलो जूल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2015 लेटेस्ट, लेटेस्ट तो नहीं है, अच्छा खासा टाइम, 8 साल हो गया, लेकिन फिर भी एक मीडिएटर टाइम है ये। देखिए व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, बताइए क्या सवाल है ये, बच्चा टाइप का सवाल पूछा है ये। 2006 से लेके 2015 तक आपको यही मिल रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बताइए। तो अब ये 2015 में पूछ रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। केमिस्ट्री में सवाल ऐसे आते हैं, नंबर इसलिए मेरे बैच में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आता है। तो 95 में सोचा भी नहीं था, 95 आया केमिस्ट्री में। अक्टूबर में 89, ऐसे नंबर आता है।
हम तो तरसते रहते हैं कि फिजिक्स में कोई सुना है, फिजिक्स में 84 तक हाईएस्ट गया है, कोई फिजिक्स में सुना है कि 95 आया है या 92, ऐसा 90 प्लस है। केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक नंबर आ जाता है। और एवरेज तो मैंने कईयों का रिजल्ट देखा है, सबका 70 से ऊपर, 75, 76, 78, 80। हम तो एवरेज मतलब ठीक ठाक, जो भी ध्यान देता है मेरे बैच में उसका एकदम 75 प्लस है, एकदम डन रहता है। एक बच्चे का टीएमए का नंबर नहीं जुड़ा था, तब उसका 75 पहुंच रहा था। मैंने कहा टीएमए इसको मिल जाता तो 90 क्रॉस कर देता। सोचिए, खाली प्रैक्टिकल और थ्योरी पर उसका उतना आया था। तो यहाँ पर 2015 में जो सवाल पूछा है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। दो एटम जो कंबाइन करते हैं तो आपस में म्यूचुअल, आपस में शेयरिंग होता है उनके, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये इनका लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जहां आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल थे, घुल जाते थे, और अल्कोहल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं डिजोल्व होते थे, ये उल्टा करेगा, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जबकि जितने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल वगैरह, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनमें सॉल्युबल होगा ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बैक करके इसने दिया है। 2006 में ही सवाल पूछा था कि एक्सप्लेन द टर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी अब तक हमें लग रहा है कि दो तरह का बॉन्ड तो आपने पढ़ ही लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपने पढ़ लिया, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ लिया। Now we will have encounter the third type of bonding that is known as coordinate bond. यहाँ पर कोवैलेंट भी जोड़ रखा है, और एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड मतलब थोड़ा भी शेयरिंग होता है तो कोवैलेंट बोलते हैं, बट कोऑर्डिनेट वर्ड आने का मतलब है इसमें कोई बड़ा ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है। देखिए आयनिक में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे रहा था, ये ए है ये बी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने ले लिया तो आयनिक बन गया। कोवैलेंट में था ये बी है ये ए है, इन दोनों ने आपस में शेयर किया तो बॉन्ड बन गया। अब कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये नाइट्रोजन है ना, अपना नाइट्रोजन है, इसके 3 बच्चे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसको भी दे रखा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसके पास। अब ये जा रहा था भाई, तो रास्ते में ना इसको एक बच्चा अनाथ मिल गया, एच हाइड्रोजन, उस पर भी प्लस, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बेचारा रो रहा था, बिलख रहा था, है नहीं। ये मिला, बोले क्या हुआ बाबू, बोला मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ये इमोशनल हो गई ये नाइट्रोजन, बोले अब मत बोलना कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, अब दुनिया में तुम्हारी एक माँ भी है। और कहता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए जो है दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मैं तुम्हें अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूंगी, तो चिंता मत कर बेटे, मेरे साथ चल, आज से मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। और यहाँ पर जो है ये इसको दे देता है, यहाँ पे ले लेता है। और इसके बाद जो है बॉन्डिंग तो बनती है लेकिन स्पेशल टाइप हो गया ना, तो नॉर्मल बॉन्डिंग ऐसे होता है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो है ऐसे होता है। ये लगाते हैं, ये दिखाता है कि हाँ नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, हाइड्रोजन के पास नहीं था। ये स्पेशल केस है, इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर। तो अमोनिया प्रोटॉन को मिलता है तो इस तरह का कंपाउंड जनरेट होता है, फिर ओवरऑल पूरा प्लस चार्ज इसमें आ जाता है, इस तरह देखिए ये बन गया, यहाँ पर प्लस ऊपर आ गया। तो ये तो अपना हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, बाकी वीडियो वगैरह देखिएगा उसको सब समझ में आ जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कहता when two atoms having different electronegativities form a bond, there is a charge shift which polarizes the molecule. Such molecules show dipole moment, it possesses direction as well as magnitude. सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा पर समझ में नहीं आया, अब इसको समझाते हैं क्या है ये, इंग्लिश पढ़ने में तो अच्छा लगा।
देखिए ये कहता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मामला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला आएंगे तो ये ऐसा है कि सामान दूसरे का है ना, लेकिन उसको अपनी ओर वो खींचने की कोशिश करेगा, अपनी ओर वो लेने की कोशिश करेगा। ये देखते हैं बड़े बड़े कंपनी लोग क्या करता है, ढंग के काम जितना एम्प्लॉय होता है उसको अट्रैक्ट करता है, लालच देता है, कहता कितना तुम्हारा एनुअल पैकेज है, वहां पर 5 लाख रुपया, हम 7 लाख रुपया देंगे, हमारे पास आ जाओ काम करने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब वही होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ए है और ये बी है ना, ए और बी है। अब ऐसा है कि इनको बॉन्ड बनाना है, समझना ध्यान से। तो ईमानदारी से जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉर्डर बनेगा ना ऐसे करके, तो ना ए की तरफ ना बी की तरफ, ईमानदारी से अगर बनेगा तो। लेकिन सोचिए अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो गई, समझना ध्यान से, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो गई, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, एक ट्विस्ट आ जाएगा। ट्विस्ट ये आ जाएगा कि अगर ये मीडिएटर हम लेते हैं यहाँ पे, तो मीडिएटर के बीचों बीच में होना चाहिए था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ जाएगा। देखिए बॉन्डिंग अभी भी है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया है, ए और बी के बीच में ही है, लेकिन क्या है कि ये दोनों ही, एक इलेक्ट्रॉन तो था ही ए का, बी वाला भी ए ने अपनी तरफ ले रखा है, यानी शिफ्ट कर गया है। तो इसमें बी को ऐसा लगेगा कि हाय रे हाय, मेरा इलेक्ट्रॉन ये ले लिया इसने, और ये छाती पीटना शुरू कर देगा, और इसके ऊपर जो है एक डेल पॉजिटिव आ जाएगा, सबको बोलेगा जानते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये हम तो दे दिए, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लिया है। लिया नहीं है वो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हालांकि गलत तो है ही है, अपनी तरफ कर रखा है, लेकिन नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, पर बी को लेकर गया, और दुनिया का है कि ये कोई बड़ा कमीना, इसने इलेक्ट्रॉन को ले रखा है, इसलिए इस पर एक डेल नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए पूरा चार्ज नहीं आ रहा है, पूरा चार्ज थोड़ी आ रहा है, ना बी पे पूरा प्लस आ रहा है, ना ए पर पूरा माइनस आ रहा है, लेकिन फिर भी स्लाइटली चार्ज डेवलप हो गया ना। तो यहां पर जब स्लाइटली चार्ज डेवलप हो गया तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन हमारा होता है, और यही आपका जो है ये डायपोल मोमेंट के नाम से इसको जानते हैं, दिस इज नोन एज डायपोल मोमेंट। इस प्रॉपर्टी को डायपोल मोमेंट कहते हैं, इस तरह की चीजों को। तो ये लिख रखा है when two atoms having different electronegativities form a bond there is a charge shift which polarizes, polarize इसी को कहते हैं, पोलराइज करना, चार्ज बनता है तो पोलराइज करना कहते हैं। such molecules show dipole moment, it possesses direction as well as magnitude, यानी वेक्टर की तरह होता है, इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। देखते हैं पोलराइज वर्ड बहुत जगह यूज होता है, जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ है ना, तो यूपी में इलेक्शन हुआ तो देखते ऐसे करके दिखाता है, पाई चार्ट में आप देखते हैं वहां पे, तो क्या होता है, पोलराइज कर दिया, तो वोट को पोलराइज करने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, किसी पार्टी है वो 80 और 20 का फॉर्मूला लेके चल रहा है, ये 80% एक और 20% एक, तो उसे पता है 80% हमें वोट मिलेगा, 20 से नहीं भी मिला तब भी हम जिंदाबाद हैं। अब अगला पार्टी आएगा तो उसे पता 20% तो है ही उसका, अब वो क्या करेगा, 80% को 4 भागों में बांट देगा, 80% को 4 भागों में बांट देगा, वो पोलराइज करेगा, अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, पोलराइज बोलते हैं उसको। यहाँ एक लीडर खड़ा कर देगा एक कम्युनिटी का, यहाँ एक लीडर खड़ा कर देगा एक कम्युनिटी का, यहाँ एक लीडर कर देगा एक कम्युनिटी का, और यहाँ कर देगा, तो क्या करेगा, तोड़ दिया उसने, तोड़ने की कोशिश किया उसने। तो ऐसे करके आप जब अक्सर चुनाव वगैरह होता है तो वहां भी बोलते हैं कि वोट जो है कहाँ पोलराइज होगा, पोलराइज कर दिया आपने, तो इस तरह के वर्डिंग यूज होता है। तो पोलराइज करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है पोलराइज किया जाता है, पोलराइजेशन कैसे जाता है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप पूछ लेना। डायपोल मोमेंट डिवाई यूनिट्स होता है इसका, क्यू आर इसका होता है, क्यू मतलब आपका चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस हो गया। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स
तो देखिए जो स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो पाता है ना, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर, पोलर मतलब उस पर चार्ज डेवलप हुआ, जिस पर नहीं होता उसको कुछ नहीं। अब जैसे अपना H2 है, तो H2 पे काहे पे चार्ज डेवलप होगा है? अरे भाई H2 में ये भी H और ये भी H, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर हो गई ना। तो दोनों में से कोई किसी का ज्यादा ही नहीं है, तो मीडिएटर में रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये हो गया आपका नॉन पोलर। Cl2 डू नॉट हैव डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट HCl, HCl में है H और Cl। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। H2O में है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यही होता है, बाकी डिटेल वीडियो में देखेंगे आपको समझ में आएगा। फिर हम रुक करते हैं कहाँ, 2009 की ओर। 2009 में फिर सवाल पूछा, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए रिपीट कर रहा है ना। 2015 में, 15 से पहले 2006 में पूछा, और उसके बाद 2009 में पूछा। यार 2-3 साल पे कहीं ना कहीं रिपीट किया। इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ ऐसा, क्या बनाएगा हमको तो यही समझ में आता है। इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इनमें क्या वो बनाएगा, मतलब लिमिटेड है ना। थ्योरी सेक्शन ही आना है, थोड़ा बहुत का चेंजिंग कर सकता है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से रट के जाना है आप लोगों को, इसमें बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। तो ये फिर से पूछ दिया ना, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट। अभी आपको बताया वही वाला सेम है, यहाँ पर सेम आंसर हो जाएगा। 2012, ये देखिए 2012 में क्या पूछा, डिफाइन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप बोले सर यही सब पूछ रहा है, कोई सवाल नहीं इसके पास है पूछने के लिए, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रहा है, कभी कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहा है। हाँ ठीक है, पूछ रहा है, पूछ रहा है तो पूछ रहा है। तो ट्विस्ट अभी आगे भी आएगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डायपोल मोमेंट का, ए और बी आपस में तो शेयरिंग ही कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्या है कि स्लाइटली चार्ज डेवलप होने की वजह से वहां पर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई, मतलब चार्ज हल्का हल्का डेवलप हो गया, और उसी को हमने बोल दिया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका वो सारा लिखा होगा यहाँ पर, Cl का दिया, HOH का दिया, सब दे रखा है। और 2012 में पूछा था, एक्सप्लेन द शेप ऑफ BeCl2 एंड BF3 मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो ये होता क्या है वैलेंस सेल का, बताता हूं मैं आपको। जैसे जब आप एक कंपाउंड आप उठाते हैं ना, तो एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो जब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली चार्ज है ना, जो कि निगेटिव चार्ज अपने पास रखता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स और बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि रिपल्सन क्रिएट होता है, हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। एक रिपल्सन क्रिएट होता है जो उस कंपाउंड को अनस्टेबल कर देता है। इसीलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता है। तो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग एंगल बॉन्डिंग का क्रिएट होता है। किसी का 60 डिग्री कर दिया तो स्टेबल हो गया, हाँ ठीक है इतना दूर पे तुम लोग झगड़ा मत करो। बोलते ना दो लोग दूर दूर बैठाते हैं, ठीक है आप झगड़ा मत, ठीक है ये थोड़ी एक को लंदन है एक को दिल्ली में बैठाएंगे, थोड़ा दूर कर दिया हल्का फुल्का हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं VSEPR थ्योरी। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में यही पढ़ना होता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन है वो किसमें ज्यादा होता है। तो जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल पे आएंगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल पे आएंगे, तो इस एग्जाम्पल में देखिए नाइट्रोजन केस में ये वाला एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल खाली रह गया था, इसको लोन पेयर कहते हैं। जब भी लोन पेयर बोलेगा तो समझ जाना कि उसके पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हुए हैं, दैट इज नोन एज लोन पेयर, उसको लोन पेयर कहते हैं। तो देखिए अगर एक लोन पेयर है और बगल में एक और लोन पेयर है, तो उसके बीच में जबरदस्त रिपल्सन होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला रिपल्सन किसके बीच में होगा, तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, बॉन्ड जो बॉन्डिंग, जैसे कि ये बॉन्ड बन रहा है, देखिए ये बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, तो ऐसे करके उसमें थ्योरी में ही पढ़ना होता है कि किस किस में ज्यादा कम होता है, बस इतना ही पढ़ना होता है उसका। तो जैसे अब देखते हैं आदमी सो रहा होता है तो अपना शरीर को अपने देखते हैं, कभी पाँव इधर कर लेता है, कभी लेफ्ट कर लेता है, राइट में अपना हो जाता है, अपने हिसाब से सेट करता है ना जिसमें वो स्टेबल हो सके, वो इनका काम है। तो BeCl2 और BF3 का यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर जो है BeCl2 का लीनियर बनेगा इस तरीके से,
बीच में बी रहेगा और लेफ्ट राइट में CL रहेगा, इसको लीनियर बोलते हैं। और BF3 का जो जाता है ना वो ट्रायंगुलर शेप में जाता है, बीच में बी रहेगा और ऐसे ऐसे और ऐसे ये एफ रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से इन दोनों को इस तरीके से रखेगा, इतना कि इनका हिंड्रेस ना हो पाए, तो इसको बोलते हैं प्लेनर ट्रायगोनल शेप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो एक और सवाल यहाँ पर पूछा है 2012 में, राइट द एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 molecule and from that deduced its magnetic behavior and bond order। तो जैसे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सिंगल सिंगल आइटम का निकालना सीखा है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2, सिंगल सिंगल का आपने निकालना सीखा है। तो जब एटॉमिक लेवल पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत आराम से निकालते हैं। बट प्रॉब्लम हमें तब हो जाता है जब हमें O2 दे दिया जाए। अब O2 तो एटम नहीं है ना, O2 तो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसके अंदर है। तो इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? या O2 माइनस होगा तो, O2 प्लस होगा तो, आयंस होगा तो भाई इन कंडीशंस में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, कैसे जाएगा? तो यहां पर काम आता है एमओ, है ना, एमओटी जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो बस एमओटी आराम से पढ़ेंगे। बट आपको जो है एमओटी घर में पढ़ना है, कहीं ऐसा नहीं कि आप ऐसे अपने घर के बाहर पढ़ रहे हैं एमओटी एमओटी, और बगल में सच में कोई मोटी जा रही हो और आपको थप्पड़ लग जाए, बोले क्या बोल रहा है, बोले नहीं बोल रहे हैं एमओटी, फिर बोल रहा है एमओटी, मोटी दिखाई दे रहे हैं हम, बोले नहीं नहीं एमओटी मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। बोले अच्छा, तो इसलिए देख रहे हैं ये भी चालाकी से एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पर, वैसे थ्योरी पूछेगा तो टी लग ही जाएगा। खैर एनीवे, तो इसका आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, मैं आपको 2 मिनट में नहीं समझा सकता हूँ, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप देख लेंगे वो वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह कैसे निकाला जाता है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ये इस तरह से निकाला जाता है, तो वो डरने वाली बात नहीं, सब उसमें बता रखा है मैंने। 2015 में इसी के ऊपर फिर सवाल पूछा है एमओ कॉन्फ़िगरेशन पे, और 2010 में भी इसी के ऊपर सवाल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर है, इसके ऊपर भी अच्छा सवाल आता है। और 2006 में जो सवाल पूछा है वो एक्सप्लेन द टर्म्स, जैसे बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, विच वन एग्जाम्पल विथ वन एग्जाम्पल ईच, सबके साथ एक एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या है, तो भाई जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, जैसे सेंटर का मतलब होता है जैसे ये हो गया, एक हो गया, इसका सेंटर इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ये इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं हम लोग, जो भी इसके बीच में रहेगा, बहुत छोटा होता है ना, पिकोमीटर में लेते हैं। और बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो बॉन्ड एनर्जी वो होता है कि जब भाई रिक्वायर्ड ब्रेक केमिकल बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिएगा उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो उसको बनाने में भी उतना ही लगेगा जितना तोड़ने में लगेगा, सीधी सी बात है। तो बॉन्ड की एनर्जी है वो उतनी दे दीजिए, वो टूट जाएगा, है कि नहीं? बॉन्ड एंगल क्या है, तो हिंड्रेंस को कम करने के लिए जो बॉन्ड अपने आप को इमर्ज करता है, देखिए दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल हो गया, इसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं, डिग्री में मेजरमेंट करते हैं इसका, और क्या चाहिए। ये 2014 और 2015 में रिपीट किया था, बहुत ही वीआईपी है, ये वीवीआई है ये इस चैप्टर का, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या सिस्टम होता है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें ऑर्बिटल लेवल पे कैसे उसमें जाता है, कैसे सेट करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। बट हाइब्रिडाइजेशन जो कहीं ना कहीं हाइब्रिड बनाते हैं यहाँ पर, हाइब्रिड मतलब मिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स को जहां जिसको रिक्वायर्ड जरूरत होती है, और इसी वजह से जो है अलग अलग कंपाउंड्स का अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो रिजल्टेंट होता है, बनता है बॉन्ड एंगल, किसी का 180 डिग्री लीनियर हो गया एसपी, एसपी का मतलब एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल भी एक ही हो गया, sp2 का मतलब एक एस दो पी, sp3 मतलब एक एस तीन पी, तो ऐसे करके ये बनाते हैं, इनका शेप जाता है यहाँ पे। तो वो कुछ चीजें वीडियो चैप्टर करने के बाद आपको ये फिर वापस आएंगे तो आपको समझ में आएगा। 2015 9 में रिपीट किया, 9 में फिर 15 में, सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत सिंपल है। जब एक अपने हथेली को दूसरे हथेली को पकड़ना नहीं है, खाली टच कीजिए, एक फिंगर पे दूसरे पे खाली रखिए, जैसे प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो वो हो गया आपका सिग्मा।
नहीं, पाई, वो पाई बनेगा, वो पाई बन गया। पाई बॉन्ड होता है वो, जो इजीली टूट जाता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना अपना, जब किसी से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, तो बढ़िया से पकड़ते हैं, वो आपका हो गया सिग्मा। तो जैसे 3 बॉन्ड है मान लो किसी के पास, तो 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड पाई होगा। सिग्मा एक ही होता है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो इस तरीके से जो है पाई और सिग्मा कंसिडर किया जाता है। पाई को पाई से डिनोट करते हैं, सिग्मा का अपना सिंबल हो गया। ये देखिए इस तरीके से दिखाया है। ये देख रहे इस तरीके से हो रहा है, एंड टू एंड ओवरलैप सिग्मा। और जब इस तरीके से हो रहा है तो ये हो गया पाई बॉन्ड। 2003 में पूछा था वही वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में। देखिए यहाँ पर दे रखा है कौन किसका ज्यादा होता है। देखिए सबसे ज्यादा होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू वीएसपीआर थ्योरी, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है सेकंड नंबर पे। और फिर बॉन्ड पेयर का कम होता है, मतलब होता है पर ये तीसरे नंबर पर है। और इस हिसाब से फिर इनका दिया हुआ है यहाँ पर। और बाकी जो है फिर आपका यहाँ पे व्हाट शेप इज एसोसिएटेड विद एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या शेप वगैरह जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी रेगुलर सवाल यहाँ पर पूछा है। और इसको बाद यहाँ डायरेक्ट आते हैं आपको लेके हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन और कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जनरली ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, इनके साथ जब हाइड्रोजन लिंक होता है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कैसे ये हो जाता है ये, ठीक है, इसको समझाते हैं। एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंटर का मतलब 11 12 अलग अलग हो गया। तो जब अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में होता है तो उसको हम लोग इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और एक ही कंपाउंड के अंदर होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं। ये काफी कमजोर बॉन्ड होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एच एफ। अब एच एफ में देखिए एच और एफ बना हुआ है, यहाँ भी एच एफ है। अब देखिए ये वाला जो एफ है और ये वाला एच है, इनके बीच में डॉट डॉट लाइन है। ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, लेकिन इस एफ और एच के बीच में एक आपस में छोटा सा बहुत पार्शियल बॉन्ड बन गया, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे कि C2H5 में ये वाला एक हो गया और ये वाला एक हो गया, पर इसमें ये O और इस H के बीच में है। कभी कभी एक के अंदर भी होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का हिसाब किताब है। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का है यहाँ पे, कैसे किया हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्या जाएगा यहाँ पे, शेप वगैरह कैसे बनता है। और फिर से VSER थ्योरी का वही दे रखा है कौन किसका ज्यादा होता है। और फिर यहाँ से वही इस तरह के सवाल आ रहे हैं बार बार। मतलब ओवरऑल ये है कि मैंने आज आपका ये समराइज कर दिया है पूरा किस तरह के सवाल है इसमें। हाइब्रिडाइजेशन या एमओटी जो है, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन थ्योरी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। टोटल 5 वीडियोज हैं केमिकल बॉन्डिंग के, उसको आप देख लीजिएगा तो आपका चैप्टर ये कवर हो जाएगा। बाकी इसको नोट्स वगैरह देख लीजिएगा। क्या बोलना है कासिम आपको? सर इसमें लास्ट में स्पीशीज जो दिया गया है वो उसका मीनिंग क्या होता है सर? कहाँ? सबसे नीचे जो है उसमें एमसीक्यूज में आते हैं। ये सर राइट में। कहाँ? अच्छा ये तो ऐसे नॉर्मल लिखा है स्पीसीज, मतलब एलिमेंट, एलिमेंट को स्पीसीज बोल रहा है। तो इसमें मेन मेन चीजें काम करना है, सीखना है। बहुत सारी चीजें मैंने स्किप किया है इसमें। मैंने तो केवल आपको 50% या 60% ही कवर किया। अभी तो 40-50% काम और करना है इसमें। हाइब्रिडाइजेशन है, एमओ है, कॉन्फ़िगरेशन, और भी उसमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। तो वो तो उसको वो कवर हो जाएगा आपका। बट ये चैप्टर ठीक है, बढ़िया है। और ये बेसिक चैप्टर, ये आगे तो सब अच्छा हो जाएगा आपका, बढ़िया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज सैटरडे है तो मंगलवार तक आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे।